बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पांस टू इलनेस, एफओएन का चैप्टर है और इसमें स्ट्रेस और कॉपिंग भी जो है इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तकरीबन सेम है, बल्कि हम इसको स्ट्रेस और कॉपिंग का भी नाम दे सकते हैं, एक ही चीज़ है। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेस टॉलरेंस वगैरह। अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज अ कंडीशन विच इंडिविजुअल एक्सपीरियंस चेंजेस इन नॉर्मल बैलेंस स्टेट। स्ट्रेस मतलब जब आपके नॉर्मल स्टेट में कोई भी चेंजेस आ जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। मतलब अगर कोई बंदा सुकून से है और अचानक उसके उस सुकून में कोई खलल पैदा हो जाता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, जब एक बंदा बैलेंस स्टेट से किसी एबनॉर्मल स्टेज में चला जाता है, इस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रेस। जैसे कि पेरेंट्स यहाँ पे दिए कि पेरेंट्स रिफर टू स्ट्रेस ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन। पेरेंट्स के पास ये टेंशन होती है या ये स्ट्रेस उन पर होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाए, उनका जो है सही तरीके से एजुकेट कराएं, या वर्किंग पीपल जो होते हैं उनको अपने जॉब्स की फ़िक्र होती है, या स्टूडेंट्स को अपने लेवल्स और स्टडीज़ की फ़िक्र होती है। ये सारी चीज़ें हैं स्ट्रेस। इसके बाद है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर क्या होता है? जो चीज़ हमें ये स्ट्रेस कॉज करता है, जिस चीज़ की वजह से हमें स्ट्रेस या टेंशन पैदा हो जाती है, उस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रेसर। मतलब कोई भी स्टिमुलाई जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस पैदा हो जाती है या स्ट्रेस हम पर आ जाता है, वो चीज़ है स्ट्रेसर। When a person faces stressor, response are referred to as coping strategy, coping responses। जब किसी बंदे को स्ट्रेस हो जाती है या वो स्ट्रेसर उस पर आ जाता है, तो फिर वो कॉपिंग स्ट्रेटजीज मतलब कोई भी तरीका इख्तियार करता है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या उससे बचने के लिए। अच्छा, स्ट्रेस एंड कॉपिंग पैटर्न। कॉपिंग क्या होता है कि आप किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कॉपिंग। कॉपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न इंडिकेट हाउ समवन विल अलाउ पर्सनल लाइफ टू बी इन्फ्लुएंस। वही बात है कि आप उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेस को आप अपने आप पे या अपने लाइफ पे कितना इम्पैक्ट करने देते हैं, कितनी वो आपकी लाइफ को जो है वो इफ़ेक्ट करता है आपकी लाइफ पे। ये है कॉपिंग पैटर्न। पैटर्न डिस्क्राइब जनरल कॉपिंग पैटर्न। फिर वही चीज़ें कि इफ़ेक्टिवनेस और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद है मॉडल ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कुछ मॉडल्स है, 3 मेन मॉडल है इसमें: स्टिमुलस बेस्ड, रिस्पांस बेस्ड और ट्रांजैक्शन बेस्ड। ये हम आगे पढ़ेंगे। स्टिमुलस बेस्ड मॉडल क्या होता है? स्टिमुलस बेस्ड स्ट्रेस मॉडल, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ स्टिमुलस। स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं स्टिमुलस बेस में? उसको हम एज अ स्टिमुलस लेते हैं, मतलब कि ये एक चीज़ है जो बाहर से आई है, a life event or set of circumstances that arouses physiological और psychological reaction। या हम उसको एक ऐसी चीज़ कह सकते हैं जो हमारी फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल रिएक्शन को अराउज करता है, मतलब उसको इन्हेंस करता है। दैट में इंक्रीज द इंडिविजुअल वल्नरेबिलिटी टू इलनेस, मतलब उसको इलनेस की तरफ भी लेके जा सकता है। ठीक है, स्ट्रेस क्या है स्टिमुलस में कि इसमें हम स्टिमुलस बेस्ड मॉडल में स्ट्रेस को हम एज ए स्टिमुलस लेते हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर होता है उसमें कोई ना कोई चेंजेस लाते हैं, इसको हम कहते हैं स्टिमुलस बेस्ड मॉडल। दूसरा है रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल। स्ट्रेस में आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्स। अब इसमें हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस को एज अ रिस्पॉन्स लेते हैं कि बॉडी का ये एक रिस्पॉन्स है। किस चीज़ में? द डेफिनेशन वॉज डेवलप्ड एंड डिस्क्राइब बाई सेले। सेले जो है ये एक साइंटिस्ट हम कह सकते हैं। द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट। मतलब कोई भी जो है बॉडी से डिमांड हो रहा है, मतलब कोई चीज़ आई है बाहर से, ठीक है, और इसकी बॉडी में उसके बदले में हमारी बॉडी जो है वो कोई ना कोई किस्म का रिएक्शन जो है वो पैदा करता है। उस चीज़ को हम उसी सूरत में जो है हमें स्ट्रेस हो जाती है, टेंशन हो जाती है, और इसी सूरत में हम स्ट्रेस को एज अ रिस्पॉन्स लेते हैं। ये होता है रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल। तीसरा है जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। इसको हम GAS भी कहते हैं,
General adaptation syndrome. Cell stress response is characterized by a chain of pattern of physiological events called general adaptation syndrome और stress syndrome. मतलब ये एक चेन होता है, ठीक है, स्ट्रेस का पूरा एक चेन होता है जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं जो अभी आगे इसमें आएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। अच्छा, इसमें पहले क्या आता है, जनरल स्टेजेस ऑफ जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। सबसे पहले इसमें आता है अलार्म रिएक्शन, फिर होता है रेजिस्टेंस और उसके बाद है एग्जॉशन। ये तीन जो है मॉडल हेंस सेले जो है 1907 में पैदा हुई थी और 1982 में फिर उसकी मौत हुई थी। सेले जो है इसने ये बेस्ट जो मॉडल है ये 1976 में दी थी। तो अगर आप ये डेट्स याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। सबसे पहला जो इसका स्टेज है वो है अलार्म रिएक्शन। अलार्म रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि बॉडी का जो इनिशियल रिएक्शन होता है, मतलब जब स्ट्रेस आपके ऊपर असर करता है तो बॉडी सबसे पहले आपका जो रिस्पॉन्स करती है, मतलब सबसे पहले बॉडी उस चीज़ को कैसे मना करने की कोशिश करती है, ये होता है अलार्म रिएक्शन, जब सबसे पहले स्ट्रेस आपके बॉडी में आ जाता है। दूसरा स्टेज है रेजिस्टेंस। द स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन द बॉडीज एडाप्टेशन टेक्स प्लेस। मतलब रेजिस्टेंस हम कहते हैं मुज़ाहिमत को। रेजिस्टेंस आएगा अलार्म रिएक्शन के बाद, जब आपके बॉडी में वो स्ट्रेस किसी न किसी हद तक बैठ जाता है और आपकी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है। द बॉडी अटेम्प्ट्स टू कोप विद द स्ट्रेसर, और इस सूरत में फिर वो उस चीज़ से मतलब जान छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जो थर्ड स्टेज है वो है एग्जॉशन। The adaptation that the body made during the second stage cannot be maintained. एग्जॉशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस से बात चली जाती है एग्जॉशन पे, मतलब रेजिस्टेंस तक आपका स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता सेकंड स्टेज तक, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज पे चला जाता है जिसको एग्जॉशन कहते हैं। दिस मीन्स दैट द वेज यूज टू कोप विद स्ट्रेस हैज़ बीन एग्जॉस्टेड। मतलब जो तरीके हमने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए वो एग्जॉस्टेड, मतलब काम ना आए और स्ट्रेस अब भी हमारी बॉडी में है। अब एडॉप्टेशन हैज़ नॉट ओवरकम द स्ट्रेस अफेक्ट मैनी में स्प्रेड टू द एंटायर बॉडी, और इसी तरह वो फिर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। ये फिर से वही अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉशन वही चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। फिर इसके बाद है ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल। ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल क्या होता है, आल्दो लजारस ने 2006 में ये मॉडल दिया था। रिकग्नाइज द सर्टन एनवायरमेंटल डिमांड एंड प्रेशर प्रोड्यूस स्ट्रेस एंड सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल। मतलब बंदों में स्ट्रेस क्यों आ जाता है, क्योंकि एनवायरमेंटल डिमांड्स होती है, मतलब उसको या तो एनवायरनमेंट की वजह से हो जाता है या फिर प्रेशर हो जाता है, प्रेशर की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म वजूहात होती है जिसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस पैदा हो जाती है। ये emphasizes that people and group differ in their sensitivity and vulnerability to certain types of events. ये बंदे की नेचर पर डिपेंड करता है कि वो बंदा कितना सेंसिटिव है या कितना हसास है कि वो एक चीज़ को कैसे लेता है। अगर आप एक चीज़ को अपने माइंड के ऊपर हावी नहीं करते तो आपको स्ट्रेस बहुत कम होगा। अगर आप बहुत सेंसिटिव है, आपको चीज़ जो है वो जल्दी आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो फिर आपको स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा। अच्छा जी, इसके बाद मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के अलामात क्या है, आप मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस आ जाता है तो उसके क्या क्या अलामात हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल अलामात, मतलब आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, माउथ जो है वो खुश्क हो जाएगी, मसल टेंशन इंक्रीज़ हो जाएगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और आपको हेडेक होगी। साइकोलॉजिकल क्या होगा कि आपको एंजाइटी, टेंशन होगी, डर लगेगा, आपको गुस्सा आएगा और आप डिप्रेशन में होंगे, मतलब हर टाइम जो है स्ट्रेस में होंगे। ये है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस।
इसमें क्या आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट कर सकता है, आपके कार्डियोवास्कुलर मसल्स पे, इम्यून सिस्टम पे, ये सारी चीज़ें जो है इस डायग्राम में दी हुई है। आप इसको देख के पढ़ सकते हैं कि आपका मतलब क्या क्या जो हमने अभी पहले पढ़ा वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस, इसमें क्या आता है कि आपको एंजाइटी, फियर, एंगर, डिप्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती है, या ईगो डिफेंस मतलब बंदे की अना जो होती है उसमें भी बहुत सारे मसले आ सकते हैं। सम स्ट्रेस कॉपिंग पैटर्न्स आर हेल्पफुल, अदर्स आर हैंड्रिक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द लेंथ ऑफ द टाइम। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कॉपिंग पैटर्न में हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हेल्प नहीं करते, मतलब उस चीज़ से हमें निकालने में हेल्प नहीं करते। अब एंजाइटी क्या है? अ कॉमन रिएक्शन टू स्ट्रेस, ये स्ट्रेस का एक कॉमन रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं एंजाइटी। अ स्टेट ऑफ मेंटल अनसीजनेस, एप्रहेंशन, ड्रेड और फोर बॉडिंग और फीलिंग हेल्पलेसनेस, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई मेरा मदद नहीं कर रहा, या मैं मरने वाला हूँ, या फिर आपको जो है मेंटली आपको कोई आराम नहीं होगा, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं एंजाइटी में। फियर, फियर हम कहते हैं डर को। फियर इज़ एन इमोशन ऑफ फीलिंग ऑफ एम्प्रहेंशन अराउज बाई इम्पेंडिंग और सीमिंग डेंजर, मतलब आपको हर जगह ख़तरा नज़र आएगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ ख़तरा है, आपको डर लगेगा, पेन होगा, और मतलब कोई ना कोई परसीव थ्रेट। परसीव थ्रेट का मतलब ये है कि आपको पहले से जो है वो चीज़ आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगी, आप ख़ुद से अंदाज़े लगाना शुरू कर देंगे कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको डर लगेगा बहुत ज़्यादा। तो ये आता है फियर में, मतलब आपको सिंपली आपको बस डर लगेगा। एंगर क्या होता है? एंगर तो सबको मतलब आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। इन फीलिंग सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी और स्ट्रॉन्ग डिसप्लेजर, आपको आराम नहीं होगा, प्लेजर नहीं होगा, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसके बाद डिप्रेशन इज़ अ कॉमन रिएक्शन टू इवेंट दैट सीम ओवरवेलमिंग और नेगेटिव। डिप्रेशन क्या होता है? ये भी एक रिएक्शन है स्ट्रेस का, जो जो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है वो हम अपने ऊपर हावी कर देते हैं, तो उसके वजह से हमारा जो है डिप्रेशन हमें हो सकती है। एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सैडनेस, डिप्रेशन में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आपको जो है चीज़ों की परेशानी आपके दिमाग पे हावी हो जाती है, लैक ऑफ वर्थ, आप कुछ नहीं कर पाते, बस हर टाइम सोचते रहते हैं, ये चीज़ें आती हैं डिप्रेशन में। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म और अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल एडॉप्टिव मैकेनिज्म्स, मतलब बंदे की अना, जिसको हम गैरत कह सकते हैं, कि वो आपका बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आने लग जाएगा उसकी वजह से कि यार मेरे गैरत ये चीज़ गवारा नहीं करती, ये सारी चीज़ें उसमें फिर आ जाती है। तो ये है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, इसके अलावा है कॉपिंग। कॉपिंग जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कॉपिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से निकलने की कोशिश करते हैं या उसको डील कैसे करते हैं। डीलिंग विद चेंज सक्सेसफुली और अनसक्सेसफुली, आप कोशिश करते हैं, आप फिर उसमें कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, ये बात की बात है, लेकिन आप अपना कोशिश करते हैं, ये होता है कॉपिंग। कॉपिंग एज ए नेचुरल और लर्न वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, मतलब आप किसी चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ें इसको कहते हैं कॉपिंग। अकॉर्डिंग टू फोकमैन एंड लेजारस 1991 में उन्होंने ये बात की थी, द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट टू मैनेज स्पेसिफिक एक्सटर्नल और इंटरनल डिमांड्स दैट आर अप्रेज्ड एज टैक्सिंग और एक्सीडिंग रिसोर्सेज ऑफ द पर्सन, मतलब किसी बंदे को अगर इंटरनल कोई मसला है उसके बॉडी में, या एक्सटर्नली उसको कोई मसला है, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है और उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करता है। ये क्या होता है? ये होता है कॉपिंग। कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रॉब्लम फोकस्ड, इमोशन फोकस्ड, लॉन्ग टर्म कॉपिंग स्ट्रेटजीज़, ये हम आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कॉपिंग,
पैटर्न क्या होता है, प्रॉब्लम फोकस क्या होता है कि आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। रिफर टू एफर्ट दैट इम्प्रूव सिचुएशन बाय मेकिंग चेंज और टेकिंग सम चेंज, मतलब आप उस चीज़ को, सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं, ये है प्रॉब्लम फोकस। दूसरा इमोशन फोकस, इट इंक्लूड थॉट्स, मतलब आप किसी बंदे की सोच को चेंज करते हैं, उसके जो इमोशंस होते हैं उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इमोशन फोकस्ड। मतलब आप अगर किसी बंदे की इमोशन फोकस कोपिंग करते हैं तो कुछ देर के लिए वो बेहतर फील करता है। शॉर्ट टर्म कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड और डिमेजन फॉर पर्सन कैन रिड्यूस, ये मतलब थोड़े वक्त के लिए हम उसका जो है टेंशन ख़त्म कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म क्या होता है कि ये एक अच्छी जो है स्ट्रेटजी है और एक बंदे के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है और बहुत टाइम तक उसका जो है स्ट्रेस ख़त्म हो सकता है। एडॉप्टिव कोपिंग क्या होता है कि आप किसी चीज़ को एडॉप्ट कर लेते हैं, जिसमें मतलब स्ट्रेस को कैसे, स्ट्रेस के साथ कैसे डील करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये आता है एडॉप्टिव कोपिंग में। माल एडॉप्टिव कोपिंग क्या होता है कि ये मतलब ज़रूरी नहीं है, these strategies can cause an unnecessary distress for person ineffective, मतलब ये एक ख़राब चीज़ है अगर आप ये करते हैं। माल एडॉप्टिव इसलिए कहा है कि अगर आप इसको अपनाते हैं तो आपको स्ट्रेस और भी ज़्यादा होगी। वेज टू कोप एंजाइटी एंड स्ट्रेस, आप कैसे जो है वो मतलब उस चीज़ को कम कर सकते हैं, ये सारी आपको यहाँ पे दी हुई है। एक्सरसाइज, गुड स्लीप एंड न्यूट्रिशन, टाइम मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, मसाज करना है, गाइडेड इमेजरी, योगा करना है, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आती है कॉपिंग पैटर्न में। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग कॉपिंग पैटर्न, इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कॉपिंग पैटर्न पे असरअंदाज हो सकती है। नंबर, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसर, कि अगर स्ट्रेसर ज़्यादा है, मतलब जो चीज़ें आपको टेंशन देती है वो बहुत ज़्यादा है या वो बहुत ज़्यादा टाइम से आ रही है, ड्यूरेशन उसका बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको मतलब असरअंदाज हो सकते हैं आपके ऊपर। पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल, सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल टू इंडिविजुअल, अगर किसी बंदे का जो है पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो भी उस पर असरअंदाज हो सकता है, उससे अपने आप को निकाल सकता है। सपोर्ट सिस्टम है, मतलब उसको कोई सपोर्ट जो है वो करने वाला हो। पर्सनल क्वालिटीज़ भी आती है, मतलब आप किसी चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ कैसी है, तो ये भी आ सकते हैं। अच्छा, अब नर्सिंग प्रोसेस रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड कॉपिंग। नर्सिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं स्ट्रेस और कॉपिंग के लिए, कि नर्सिंग हिस्ट्री लेते हैं, जैसे कि हर असेसमेंट में लेते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और कॉपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में मालूम करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रेस इंडिकेटर, मतलब अगर किसी बंदे को स्ट्रेस है तो वो क्या क्या करता है, मतलब नेल बाइटिंग करते हैं, जैसे कि नाखून खाते हैं, नर्वस होता है, उसके वेट में कमी या ज़्यादती आती है, ज़्यादती तो नहीं बल्कि कमी आती है। स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम मुख्तलिफ आ सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या फिर डेस्पनिया होता है सांस की जो है मुश्किलात, मतलब सांस लेने में मुश्किल होता है। अब अगर आप किसी ऐसे पेशेंट की इंटरव्यू ले रहे हैं जो स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो आप क्या सवाल पूछेंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डीलिंग विद दी स्ट्रेसर, कितना टाइम हुआ कि आप स्ट्रेस में है। हाउ डू यूजुअली हैंडल स्ट्रेस सिचुएशन, आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। आप क्या करते हैं, मतलब आप रोते हैं, क्राई, या आपको गुस्सा आ जाता है, या आप किसी से बात करते हैं, टॉक टू समवन, और जिससे करते हैं वो कौन है, भाई है, बहन है, माँ बाप है, कौन है, या आपकी मतलब वाइफ है, कोई तो हो सकता है। विड्रॉ फ्रॉम सिचुएशन, कैसे उस सिचुएशन से निकालते हैं ख़ुद को। कंट्रोल अदर एंड सिचुएशन, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं। गो फॉर वॉक और फिज़िकल एक्टिविटी, आप क्या करते हैं, वॉक के लिए जाते हैं या कोई और काम करते हैं, उस चीज़ को हल करने के लिए आप क्या करते हैं।
प्रे करते हैं, लॉ ऑफ जोक वगैरह, ये सारी, इनमें से आप क्या करते हैं? हाउ विल यू यूजुअल कॉपिंग स्ट्रेटजी वर्क, और आप जिस मतलब स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए जो काम करते हैं वो कितने हद तक असरअंदाज होता है, मतलब वो सही में काम करता है, आपके स्ट्रेस को ख़त्म करता है या नहीं। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या क्या चेक करते हैं? एंजाइटी चेक करते हैं, केयर गिवर रोल, मतलब जो बंदा उसका ख्याल रखने वाला है वो कितना कैसे तरीके से जो है उसका ख्याल रख रहा है। कंप्रोमाइज़ फैमिली और कोपिंग, मतलब फैमिली जो है अगर वो सही तरीके से उसको टाइम नहीं दे रही या उसको सपोर्ट नहीं कर रही। डिसीजनल कन्फ्लिक्ट, अनसर्टेनिटी अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन, मतलब क्या फ़ैसला करना है, डिसीजन में कन्फ्लिक्ट होगा, मुतनाज़ होंगे, फैसले नहीं ले पाएंगे। फियर होगा, फियर कितना है, मतलब डर उसको कितना लग रहा है। एम्पेयर्ड एडजस्टमेंट, इनएबिलिटी टू मॉडिफाई लाइफ स्टाइल, एम्पेयर्ड एडजस्टमेंट मतलब वो अपना लाइफ स्टाइल नहीं चेंज कर पाएगा, हर टाइम जो है वो मतलब उसी एक सूरत में रहेगा। इनफेक्टिव कॉपिंग, या कोई वो ऐसे तरीके अख्तियार करेगा जो उस टेंशन से मतलब निकालने के लिए कॉपी नहीं होंगे। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन से क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, टाइम मैनेजमेंट, ये भी इसमें आ सकता है। मिनिमाइजिंग एंजाइटी, एंगर को हम उसका जो है मैनेज कर सकते हैं, एंजाइटी कम कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक उसको बता सकते हैं। इसके अलावा जो है वही चीज़ें आती हैं कि मतलब इम्प्लीमेंटेशन प्लान, डेली रिलैक्सेशन प्रोग्राम, उसको रिलैक्स करने के लिए कहते हैं। स्टडी असर्टिवनेस टेक्निक्स, स्टडी मतलब जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है वो स्टडी करने को कहेंगे। लर्न टू से नो, और लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर्स, मतलब उसको ये बताएंगे कि अगर आप कहीं पे नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको जो है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक्सेप्ट व्हाट कैन नॉट बी चेंज, या आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें मतलब जैसे हम नसीहत करते हैं किसी को, वो आती हैं इम्प्लीमेंटेशन में। यहाँ पे ये बस ख़त्म हो जाता है और इसमें इतना कुछ है।